हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। सो आपको पता है कि हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एनवायरमेंटल चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, वन बाय वन शॉर्ट टॉपिक टॉपिक के ऊपर उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। देन फिर हमारा क्या आता है उसके बाद वन शॉट वीडियो। तो ये वन शॉट वीडियो हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के ऊपर आया हुआ है। तो अपन इसको भी क्या करते हैं, चलो देख लेते हैं कि इसमें अपने को क्या क्या देखना है। छू ओके, देख रहे हो मेरा जादू भाई, ऐसे ही थोड़ी ना। ओके यस, तो क्या एग्जैक्ट अपने को इसमें क्या क्या देखना था, क्या क्या काफी सारी चीजें हमने इसमें देखी हुई थी। सो सबसे पहले हमने इकोलॉजी क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इसके बारे में भी देखा था। तो इकोलॉजी क्या था भाई, इकोलॉजी था कि द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट, कैसे लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट करते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। देन एनवायरनमेंट, हमारे सराउंडिंग में एनवायरनमेंट तो हर तरफ फैला हुआ है। So everything that surrounds and affects living organisms including air, water, सॉइल एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें बायोटिक अबायोटिक सारे कंपोनेंट्स आते हैं, ये हमने देखा था। देन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है भाई, हमारे सराउंडिंग्स में जो जो चीजें प्रेजेंट है, एक हमारा एक खुद का क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है। ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम प्रेजेंट है, यानी कि बहुत सारे इकोसिस्टम को मिला के क्या बनता है, एनवायरनमेंट बनता है। क्लियर है। देन अपना टॉपिक आता है भाई इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, एग्जैक्ट क्या होता है, तो उसमें बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सो इकोसिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम दैट इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक फैक्टर कौन कौन से, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक्सेट्रा, एज वेल एज जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जैसे कि अबायोटिक फैक्टर्स सच एज कौन कौन से है, वो वेदर हो सकता है, सॉइल, अर्थ, सन, क्लाइमेट, रॉक और मिनरल्स एक्सेट्रा। इन सारी चीजों से क्या बना हुआ है, हमारा इको सिस्टम बना हुआ है, इन सारी चीजों से। यस ओके, और भी क्या बता रहा है कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बोथ फैक्टर्स क्या है, बायोटिक और अबायोटिक बहुत बड़ा रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं किसमें, इकोसिस्टम में। जैसे कि प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट आर इंपॉर्टेंट, प्रोड्यूसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर प्रोड्यूसर्स ना हो तो आगे की प्रोसेस कैसे चलेगी, आगे की प्रोसेस ही नहीं चलेगी। प्रोड्यूसर के बाद आता है कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, एपेक्स कंज्यूमर। तो सारे के सारे लोग किस पे डिपेंड है, सब किसके ऊपर डिपेंड है, सबके सब डिपेंड है इस प्रोड्यूसर्स के ऊपर। क्लियर है। सो हर्बीवोरस क्या होता है, हर्बीवोरस जो घास फूस खाते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स को खाने वाले वो होते हैं हर्बीवोरस। कौन कौन, जैसे कि डियर, गोट, शीप, कैटल, हॉर्सेस, कैमल एक्सेट्रा, ये सब क्या करते हैं भाई, ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, यानी कि उसके ऊपर फीड करते हैं। जैसे कि प्रेडेटर्स लाइक लायन और जो टाइगर है, विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन। भाई ज्यादा अगर हिरन इतनी ज्यादा घास खाएगी तो हिरन की क्या होती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी। तो उसके पॉपुलेशन को कौन कंट्रोल करता है, लायन और टाइगर ओवर पॉपुलेशन को। सो हर्बीवोरस आर आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट इन इकोसिस्टम, मैनी फूड चेन आर ऑकर। तो सभी एक एक एनिमल, सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल क्या है, एक फूड चेन में काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन ये देखा था हमने कि इकोसिस्टम दो चीजों से बना है, एक हमारा है अबायोटिक और एक है बायोटिक। अबायोटिक में कौन, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में एयर, वाटर, वेपर, मिनरल, सॉइल, सनलाइट। देन केमिकल की जब बात होती है तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जैसी चीज आती है, तो इसमें कौन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम एंड सोडियम। लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। क्लियर है। देन फिर बायोटिक फैक्टर में क्या है, ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं भाई, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स आपके कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में आते हैं ऑब्वियसली प्लांट आएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स उसको बोलेंगे जो खुद का फूड खुद बनाता है, खुद के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो सनलाइट का यूज करके खुद का खाना खुद बनाते हैं। ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स कंज्यूमर होते हैं, जैसे कि हम भी क्या है भाई, हम भी कंज्यूमर है। जैसे कि एनिमल, उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर होता है। और डिकम्पोजर्स तो आपको पता ही है, जो कि क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो यहां पर बताया है कि अगर ये एक सीरीज दी है, ये थोड़ा सा
डिस्टर्ब मैनर में दिया, जैसे कि ग्रास हॉपर, स्नेक, पैडीफील्ड, ईगल और फ्रॉग। तो हमको पता है कि सबसे पहले कौन आता है, प्रोड्यूसर, यानी कि पैडीफील्ड आएगी। ओके, पैडीफील्ड, उसके बाद ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल। बहुत इजी है, ये हमने किस बेसिस पर किया है, क्योंकि पैडीफील्ड क्या है, ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, और ईगल कौन है, एपेक्स कंज्यूमर। इस बेस पर ये इस तरीके से हमने क्या किया, इसको अरेंज किया है। क्लियर है? देन आगे पे चलते हैं भाई, बहुत इजी इजी सी चीज है, ये एनवायरनमेंट की चीजें हैं, पहले इससे पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपको साइंस सब्जेक्ट बाद में आया, लेकिन उसके पहले कौन आ गया था, उसके पहले आ गया था आपको EVS, एनवायरनमेंट। ओके, सो रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के बीच में क्या रिलेशन है, ये अपने को देखना है। तो क्या बोल रहा है ये कि भाई एनवायरनमेंट इज ब्रॉड कंसेप्ट, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिसमें फिजिकल चीज, केमिकल चीज और बायोलॉजिकल चीज क्या है, इन्वॉल्व करती है और अफेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। बहुत सारे वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। अलग अलग रास्तों से क्या करती है भाई, अफेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसको क्या कहते हैं अपन, एनवायरनमेंट। नाउ इट इंक्लूड्स मैनी बायोटिक, इसमें कौन कौन से बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स इन्वॉल्व है। सो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक फैक्टर, एक है बायोटिक और एक अबायोटिक। अभी अभी देख के आया था कौन सा बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, वन इज नेचुरल एनवायरनमेंट और सेकंड इज आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट किन किन चीजों से बना है, एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये सारी चीजें पहले से नेचर में प्रेजेंट है, नेचुरली प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई ये इसको हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट। देन सेकंड हमारा है आर्टिफिशियली एनवायरनमेंट। किन किन चीजों से बना है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, देखो आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स वाया सेंसर्स, ठीक है। सेंसर से अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। देन द मैपिंग द सराउंडिंग एरिया एंड अनदर इज जनरेटिंग अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्या करना, जनरेट करना और डिस्प्लेइंग ऑब्जेक्ट इन रियल टाइम। रियल टाइम में हमको ऑब्जेक्ट क्या करना है, डिस्प्ले करना। देन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्या करता है भाई, ये अफेक्ट करता है किसको, नेचुरल एनवायरनमेंट को भी इनडायरेक्टली तरीके से। कैसे, इनडायरेक्टली। नाउ द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट, इसी को क्या कहते हैं, इकोलॉजी। स्टार्टिंग में ही बता दिया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि अपन इसको क्या कहते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या करते हैं भाई, इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के बीच की। नाउ जो बेसिक फंक्शन यूनिट यूज फॉर स्टडी इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। अगर इकोलॉजी का जो बेसिक यूनिट है वो कौन है आपका, इकोसिस्टम। और उसमें अपने को यही तो देखना है कि भाई कैसे इकोसिस्टम वर्क करता है, कैसे एनर्जी फ्लो होती है, कैसे सारी चीजें फंक्शन करती है। देन द एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, हमको पता है कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की बहुत जरूरत है आज के टाइम पे। सो क्या बोल रहा है कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन इज अ ब्रॉड टर्म विच रेफर टू द एक्शंस वी टेक in order to protect our planet and conserve its natural resources। हम आज के टाइम पे नेचुरल रिसोर्सेज का इतना यूज कर रहे हैं कि जिसका हमको ही नुकसान देखने को मिल रहा है। एक समय के बाद ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो वही बोल रहा है कि इन सबको कंजर्व करने की जरूरत है, इसके अगेंस्ट अपने को एक्शन लेना है, प्रोटेक्ट करना है हमारे प्लेनेट को। देन मैनी नेचुरल आर्टिफिशियल फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, बहुत सारे नेचुरल और आर्टिफिशियल ऐसे फैक्टर्स है जो कि एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। भाई आर्टिफिशियल तो हम बहुत सारे बता सकते हैं, लेकिन नेचुरल भी ऐसे फैक्टर्स है जो कि एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। यस, जैसे कि भाई फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक, ये इनके वजह से क्या होता है, इनके वजह से क्या होता है, नेचर में अफेक्ट देखने को मिलता है। सो एनवायरनमेंट फ्रॉम सच फैक्टर्स आर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज नेसेसरी। तो इन सारी चीजों के लिए कंजर्वेशन क्या है, जरूरी है। तो यहां पर एक क्वेश्चन दिया है कि व्हिच फैक्टर्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट, हाउ। बहुत इजी, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से अफेक्ट देखने को मिलता है, एक नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में कौन कौन है, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ड्रॉट, सुनामी, फॉरेस्ट फायर और अलगल ब्लूम्स। ओके, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, डेजर्टिफिकेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड माइनिंग। ये सारे एक एक वर्ड के मीनिंग मैंने समझाए हुए हैं, ठीक है, जब हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे। अगर किसी को डाउट हो तो वो वीडियो जाकर के देख ले। ओके, देन द नीड ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की जरूरत
क्या है। जरूरत क्या है बोल रहा है कि अगर हमको टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमको उसकी जरूरत है। सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम, आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको उसकी जरूरत है। मेंटेन करना क्लीन एयर, पॉल्यूशन, सारी चीजों से बचाने के लिए, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए, और मेंटेन द बैलेंस इन नेचर में बैलेंस बना रहे, इसलिए भी हमको एनवायरमेंट को कंजर्व करना क्या है भाई, जरूरी है। देन बताया कि व्हाई इज इट सेड दैट पॉल्यूशन कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। हमको पता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं किया हमने तो धीरे धीरे उसका असर हमको एनवायरनमेंट में ही देखने को मिलेगा और उसका इफेक्ट इनडायरेक्टली हमको ही देखने को मिलेगा, इवन देखने को मिल भी रहा है। सो बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल फैक्टर्स है, आर्टिफिशियल फैक्टर्स है, जिसके वजह से एनवायरनमेंट को क्या पहुंचता है भाई, हार्म पहुंचता है। तो जिसके वजह से नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और ये जो कि अल्टीमेटली किस पर असर पड़ता है, एग्जिस्टिंग जो कि बायोटिक फैक्टर्स वहां पर अवेलेबल है, जो भी लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, इवन प्लांट्स बोलो, एनिमल्स बोलो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोलो। एनवायरमेंट कंजर्वेशन हैज बिकम द नीड ऑफ आवर, आज के समय की मांग है कि हमको इसको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। देन इट विल पॉसिबल टू आंसर द एनवायरमेंट प्रॉब्लम ओनली इफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। अगर हमको ये कैसे सब सॉल्व करना है, सिर्फ इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके, कंजर्व करके हम सारी चीजों से क्या कर सकते हैं भाई, कंट्रोल कर सकते हैं। बिकम एन इफेक्टिव क्या है, पब्लिक मूवमेंट। ओके, सो ऑल द डेवलपिंग भाई, डेवलप्ड बोलो, डेवलपिंग बोलो या अंडर डेवलप जो भी कंट्रीज है, ये सब चीजें क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की। देयर एफर्ट्स आर इन दैट डायरेक्शन, उस दिशा की ओर। अगर इन इंडिया की बात करें तो सेपरेट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड आफ्टर थ्रू डिस्कशन ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। 1972 में यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम एंड UNEP हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर विच एनवायरमेंट प्रॉब्लम वर डिस्कस्ड। ओके, क्लियर है यहां तक के। देन इसके बाद अपने को इसमें क्या देखना है भाई, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा एक जन के इंसान से करने से नहीं होने वाला, ये एक सोशल वर्क है, साथ में मिलकर सबको काम करना पड़ेगा, तभी जाके एनवायरमेंट क्या होगा भाई, कंजर्व होगा। ह्यूमन जब से इंसान आया है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट, ह्यूमन स्टेप्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। भाई अर्थ बनने के काफी समय बाद इंसान ने जमीन पर यानी कि अर्थ पर क्या आया, जन्म लिया। सो ह्यूमन बीइंग प्रूव्ड इट्स सुपीरियरिटी, इंसान ने अपनी सुपीरियरिटी शो किया है कि वो बाकियों से क्या है भाई, इंटेलिजेंट है, मेमोरी पावर उसका स्ट्रांग है, इमेजिनरी एबिलिटी उसकी स्ट्रांग है, ये इसमें एक्स्ट्रा क्या है भाई, पावर है, जिसकी वजह से ह्यूमंस के ऊपर ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की। क्योंकि ये एनवायरनमेंट किन किन चीजों से बना है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से बना है, जिसमें ह्यूमंस के पास ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक अवेलेबल है, जिसके वजह से वो सुपेरियरिटी में आता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि उसको क्या करना है, कंजर्व करना है। क्यों, इंसान क्या कर रहा है भाई, डोमिनेट कर रहा है, और वही तो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्या कर रहा है भाई, इंसान उस चीजों को यूज करते जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, नेचर से स्नैचिंग कर रहे हैं भाई, छीन रहे हैं, क्या छीन रहे हैं उससे, उसके सारे नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन इटसेल्फ ओनली कैन कंजर्व, और ये सिर्फ और सिर्फ इंसान यानी कि ह्यूमंस ही क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। हमारे वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन कम कर दो, वैसे ही कंजर्वेशन हो जाता है, वैसे ही प्रोटेक्शन हो जाता है। ओके, सो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन देखने को हमको मिलते हैं। सो अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंजेस इन सराउंडिंग एनवायरमेंटल ड्यू टू नेचुरल इवेंट, भाई नेचुरल इवेंट या कोई एक्टिविटी के वजह से अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं एनवायरमेंट में, सराउंडिंग में, उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अपन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। कॉजेस क्या क्या है, बहुत सारे रीजंस है इसके। एक तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा, देन द फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां देखो जहां वहीं इंडस्ट्री लगी जा रही है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, भाई लापरवाह की तरह हम क्या कर रहे हैं, लापरवाह की जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। डिफॉरेस्ट्रेशन एंड अनप्लांटेड अर्बनाइजेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है, और ये सब कर कौन रहा है, वो सब कर रहा है इंसान, जिसके वजह से
क्या हो रहा है भाई, पॉल्यूशन हो रहा है। इसलिए इसको और सिर्फ ह्यूमन ही बहुत अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं। सो पॉल्यूशन इज ब्रॉड कंसेप्ट, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जैसे कि एयर, वाटर, साउंड, सॉइल, थर्मल, लाइट, पॉल्यूशन ऑकर अराउंड अस, ये हमारे आजू बाजू प्रेजेंट है। So the study of environmental pollution observe that all the problem regarding to the environment and arise due to pollution, those problems are solved when we reduce pollution। सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे कब, जैसे अपन पॉल्यूशन को क्या करेंगे, कम करेंगे। सो हेंस इट इज ट्रू दैट ओवरकमिंग द पॉपुलेशन इज पावरफुल वे ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। बोल रहा है कि जैसे आप पॉल्यूशन को कम करोगे तो यही पॉल्यूशन को कम करना एक सबसे बेहतरीन और अच्छा उपाय है कि आप क्या कर सकते हो, एनवायरमेंट को मैनेज कर सकते हो। देन रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, भाई रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, जो रेडिएशंस के वजह से पॉल्यूशन होता है वो होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। हमको बताया घटना चेरनोबिली विंड स्केल और 3 माइल्स आइसलैंड मिसहैप की, ये बहुत बड़ी घटना है जहां पर क्या हो गया था, इनके पूरे के पूरे लैब्स उड़ गए थे और काफी ज्यादा अमाउंट में रेडिएशंस क्या हो गए थे, फैल गए थे। इसके इफेक्ट्स काफी खतरनाक देखने को मिलते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक लेवल में चेंजेस आ जाता है इसके वजह से। सो कैंसरस अल्सरेशन ऑकर ड्यू टू हायर रेडिएशन ऑफ एक्सरेज के वजह से कैंसरस अल्सरेशन देखने को मिलता है हमको। देन जो टिश्यू होते हैं बॉडी के धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जेनेटिक जीन्स में भी चेंजेस आते हैं और देखने में भी हमको क्या होती है भाई, तकलीफ होती है। तो इन सारी चीजों को कंजर्व करने के लिए सब कुछ प्रॉपर मेंटेन चले सब कुछ, इसीलिए इन्होंने क्या किया भाई, लॉ, बहुत सारे लॉ भी प्रेजेंट है टिल डेट में। सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इसमें क्या बताया था, जो लैंड रिजर्व की गई है फॉरेस्ट को, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता, किसी भी यूज अपने हिसाब से या कुछ भी करने के लिए वहां पर उसका यूज नहीं कर सकता, अंडर द एक्ट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ओके, देन द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986, इस एक्ट का क्या मकसद था भाई, कंट्रोल करना, किसको कंट्रोल करना, पॉल्यूशन को, और पनिश करना जो कि क्या कर रहा है, पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है और एनवायरमेंट को क्या कर रहा है, पॉल्यूटेड कर रहा है। और जो इस रूल को ब्रेक करेगा उसको 5 साल की सजा और अप टू 1 लाख क्या होगा भाई, उसको जुर्माना देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। ओके, क्लियर है। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्या इसमें क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी दिया हुआ है आपको। सो एज पर द क्लॉज 49A, जो ट्रेडिंग है रेयर एनिमल की, जो कम से कम एनिमल है उनका लेन देन यानी कि ट्रेड करना हमको बंद करना पड़ेगा, खरीदना बेचना। एज पर द क्लॉज ऑफ 14B क्या बोल रहा है, जो आर्टिकल्स प्रेजेंट है बने हुए यानी कि बनाना बिल्कुल बैन है, जो हम स्किन से बनाते हैं एनिमल्स की उसको हम बिल्कुल नहीं बना सकते। देन द थर्ड इज आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपके पास कोई आर्टिकुलेट पड़ा है यानी कि इन्हीं एनिमल्स की चीजों से या कुछ जो रेयर एनिमल है उनकी स्किन, उनके बोन से बनी हुई कुछ चीज अगर आपके पास है तो उसका डाटा आपको गवर्नमेंट के पास क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है। देन इसके बाद क्या बताया भाई, ये जो इंसान है जादव मुलाई पेयंग, इनकी कहानी बहुत अच्छे से मैंने बताई है कि ये एक असम के एक गांव में रहते थे। इन्होंने एक प्रोजेक्ट में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। 16 ईयर की उम्र में ही इन्होंने वो पार्टिसिपेट किया। तो वो जो पार्टिसिपेट कर रहे थे तो 200 एकड़ में क्या लगाना था, हेक्टर में उनको क्या लगाना था भाई, प्लांटेशन करना था। लेकिन 200 एकड़ का प्लांटेशन कंप्लीट हो गया, जो प्रोजेक्ट था वो खत्म हो गया। लेकिन ये जो थे रुके नहीं, ये कंटिन्यू प्लांटेशन करते गए और 1380 एकड़ में इन्होंने क्या कर दिया, हेक्टेयर में क्या कर दिया, पूरा का पूरा प्लांटेशन लगा दिया। ना ही सिर्फ उन्होंने प्लांट लगाया, इवन उसकी केयर भी की और आज के टाइम पे वो पूरा का पूरा क्या बन गया है, जंगल बन गया है, जिसके लिए इनको भाई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई जो जादव मुलाई पेयंग का कैसा पॉजिटिव एटीट्यूड है भाई, इनसे कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता हमको। देन नेक्स्ट चीज आती है बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायो मींस बोल रहा है लिविंग, डाइवर्सिटी मींस वेरिएशन। जो लिविंग थिंग्स में वेरिएशन देखने को मिलते हैं वो हमको यहां पर बताया गया है। एक बताया जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी देखने को मिले, जीन्स पे वेरिएशन देखने को मिले वो होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी। और जो स्पीसीज के लेवल पर देखने को मिले यानी कि डिफरेंट स्पीसीज पे, उसको बोलेंगे अपन स्पीसीज डाइवर्सिटी। देन अगर इकोसिस्टम में डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। एंड द सेकंड ग्रुप क्या भाई, गॉड के, भगवान के नाम पे क्या करते हैं, जो लैंड बोलो या किसी जमीन बोलो, किसी प्लांट को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं यानी कि सेफ रखते हैं, उसको अपन कहते हैं सेकंड ग्रुप यानी कि भगवान के नाम पर। देन द सिंबल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। डस्टबिन का यूज करो, क्या बोल रहा है, डस्टबिन का यूज करो।
देन द सेकंड इज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करो। थर्ड वन इज साइकिल का यूज करो। क्यों साइकिल का यूज करो? क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी इंसान को अपनी गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, पर्सनल कार चाहिए। हर कोई अगर अपनी पर्सनल कार से निकलेगा तो कितना पॉल्यूशन होगा, कितना उससे फ्यूल बर्न होगा, जिससे कितना पॉल्यूशन होगा। जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा उतना खतरनाक इफेक्ट हमको ही देखने को मिलेगा। इसलिए बाइसिकल का यूज करो भाई। साइकिल जितना यूज करोगे आप, आपके ही कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। देन सेव करो वाटर को, क्योंकि जल ही जीवन है, ये एलिक्सर ऑफ लाइफ। देन ये क्या है भाई, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। चीजों को बार बार क्या करो, रीयूज करो, ठीक है। देन ऑल्सो दिस सिंबल इज फॉर वाटर सेविंग। एंड ये क्या दिख रहा है हमको, सोलार पैनल्स का यूज करो। क्या करो, सोलार पैनल्स का यूज करो। ओके, देन बहुत सारे कंजर्व्ड क्या है तरीके हैं कि कैसे कैसे अपन इनको कंजर्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्री और सिटीज में क्या प्रेजेंट है भाई, ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट है, उनके बारे में बताया था। ये इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। देन द ग्रीन पीस, ग्रीन पीस एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काफी ज्यादा लोग क्या है, बहुत सारे मेंबर्स इन्वॉल्व है दुनिया भर के। ओके, एंड IUCN इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, देन द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब हमने पहले देखा बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग और डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर हमको कहीं इतनी डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है तो उसको अपन उस एरिया को क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यानी कि हाई स्पीसीज रिचनेस देखने को मिलने को होना हमको उसमें। ओके, देन द 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस बताया। एक वेस्टर्न घाट जो कि धीरे धीरे करके क्या बनते जा रहा है भाई, लाइफ थ्रेटनिंग बनते जा रहा है बिसॉन के लिए। ओके, देन एशियाटिक लायन, देन द मानास सेंचुरी के बारे में भी देखा हमने, जहां पर टाइगर के लिए कंडीशंस क्रिएट हो रही है। देन द सुंदरबन सेंचुरी। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। थ्रेटेंड स्पीसीज यानी कि जो कि खतरे में है, तो उसके भी अंदर हमको बताया कि एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज में क्या बताया है, जिसके नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और आगे जाके क्या हो सकते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। एग्जांपल लायन टेल्ड मंकी और लेसर फ्लोरिकन। देन द रेयर स्पीसीज, रेयर स्पीसीज जो बहुत कम देखने को मिलता है, कुछ ही नंबर इनके बचे हुए हैं, जैसे कि पांडा, रेड पांडा और मस्क डियर। देन वुलनरेबल स्पीसीज, इनके भी जैसे लायन और टाइगर के बारे में अगर हम देखते हैं तो भाई इनके भी नंबर्स काफी कम है। अगर इसी तरीके से कम होते रहे तो ये भी एक्सटिंक्ट होने लगेंगे। और इनडिटर्मिनेट स्पीसीज, इनडिटर्मिनेट स्पीसीज मतलब इनका बिहेवियर कुछ ऐसा है कि हम बता नहीं पाते कि कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, देन वर्ल्ड वाइड फंड, यस, देन सम क्वेश्चंस आर है जो कि हमने डिस्कस किए हैं। सो क्या बताया है ये कि विच ऑफ द रीजन फॉर एंडेंजरिंग द मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, हाउ कैन बी सेव दोस, कैसे हम उनको सेव कर सकते हैं। द रीजन फॉर एंडेंजरिंग द मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, क्या क्या रीजन है भाई, नेचुरल कॉज हो सकता है और आर्टिफिशियल कॉज। नेचुरल देखा हमने कौन कौन सी चीजें के वजह से हमको नेचुरल कॉज देखने को होता है, मतलब जिसके वजह से क्या होता है, एनवायरमेंट को अफेक्ट देखने को मिलता है, और कौन कौन से आर्टिफिशियल कॉजेज है। सो ओवर हंटिंग इज ऑल्सो ओवर हार्वेस्टिंग, ये भी क्या एक रीजन है जिसके वजह से एनिमल और प्लांट की स्पीसीज में अफेक्ट देखने को मिलता है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन के वजह से भी वाइल्ड लाइफ में हमको नंबर कम देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है यहां तक के? यस। सो एंडेंजर्ड एनिमल कैन बी सेव बाय द फॉलोइंग वेज, अपन इस तरीके से उनको सेव कर सकते हैं। देन वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्स है। फिर बताया है कि भाई वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट ऑन लीज, हमको ये किराए पे मिला हुआ है हमारे किससे, एंसेस्टर से और फ्यूचर जनरेशन के लिए, इसलिए हमको वो वैसे के वैसे ही रखना है। ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताया है। क्लियर है? यहां पर हमने सारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के ऊपर क्या क्या चीजें थी सारा हमने डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि आपको काफी चीजें समझ में आ गई होगी, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस अगर आपने फॉलो किए होंगे तो ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे तो बहुत ईजी है, इसमें काफी हद तक के आप अपने इसमें क्या लिख सकते हो, विचार लिख सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ लें। तब तक के लिए धन्यवाद।